नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है छत्तीसगढ़ और जिला है रायपुर। हुआ कुछ यूं कि 29 सितंबर 2025 को बिलासपुर जिले के कोनी थाने पर एक मां और उसकी नाबालिग बेटी आई। मां ने थाने पर थानाधिकारी को, जो उस समय मौजूद थे, उनको ये बताया कि मेरी बेटी कल शाम रायपुर से लौटकर आई है। इसकी उम्र 16-17 साल है, बस 16-17 साल है और नाबालिग है, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दिया है और मेरी इस लड़की ने, नाबालिग लड़की ने, अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है। वो इस समय, उसकी लाश इस समय A1 लॉज थानागंज में है, रायपुर के A1 लॉज के रूम नंबर 103 में पड़ी हुई है। बाहर से ताला बंद करके चाबी इसने ट्रेन की खिड़की से रेलवे ट्रैक पर फेंक दी है। इतना सुनते ही थानाधिकारी को लगा कि कोई भी माँ अपनी बेटी की इस करतूत को, यानी बेटी की हत्या की इस वारदात को बताने के लिए थाने पर आई है। खुद बता रही है। लड़की से पूछा गया, उसने भी बताया। माँ से पूछा गया कि आपको ये जानकारी इसने अपने से दी या आपको किसी और ने बताया। उसने कहा लड़की जब आई और इसने अपने कपड़े उतार के रखे, मेरी निगाह कपड़ों पर पड़े खून के छींटों पर पड़ी। मैंने पूछा ये खून के छींटे तुम्हारे कुर्ते पर काफ़ी संख्या में हैं। तो उसने बताया कि मैंने इस तरह से अपने जो बॉयफ्रेंड था उसको चाकू मारकर लॉज में ही बाहर से ताला बंद करके चली आई। खैर, कोनी थाने ने फौरन रायपुर जिले को इत्तला की और ये बताया कि गंज थाना क्षेत्र के A1 लॉज के रूम नंबर 103 में एक लड़के की, जिसकी हत्या हुई थी, वो उसकी लाश पड़ी हुई है। खैर, पुलिस, कोनी थाने की, बिलासपुर जिले की पुलिस की सूचना पर फौरन मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंच गई और लॉज मालिक के सहारे रूम नंबर 103 को खोला गया और ये देखा गया कि एक व्यक्ति की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है और पूरे लॉज के कमरे में खून ही खून फैला हुआ है। पुलिस ने बताया, बिलासपुर पुलिस को, कोनी थाना के थानाध्यक्ष को, कि ये लड़की जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही है और ये लाश इस लॉज के कमरे में बरामद हो गई है। रायपुर के पुलिस की एक टीम बिलासपुर पहुंची, कोनी थाने पर पहुंची, जहां पर वो नाबालिग लड़की और उसकी मां मौजूद थी और उसे लाकर गंज थाने पर पूछताछ शुरू की। पूछताछ शुरू हुई। उस समय लॉज के मालिक और बाकी सब लोग भी पहुंच गए। इस बीच में उसको बिलासपुर से रायपुर तक लाने के बीच में जो समय मिला, उसमें लॉज के सभी CCTV फुटेज खंगाले गए और उससे ये समझ में आया कि नाबालिग फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड मोहम्मद सद्दाम के साथ 27 सितंबर की सुबह 7 बजे इस लॉज में पहुंची थी और उसे लॉज वालों ने रूम नंबर 103 अलॉट किया या उसकी चाबी उसे दे दी। फिर अगले दिन 28 सितंबर को ही सुबह 9 बजे लड़का लड़की दोनों चेकआउट करके इस A1 लॉज से बाहर चले गए। फिर इसी तारीख को, यानी 28 सितंबर को शाम को 7:14 पर दोनों एक बार फिर लॉज में वापस आए और फिर लॉज में जो कर्मचारी वहाँ रिसेप्शन पर थे, उन्होंने उसे 103 कमरा ही अलॉट कर दिया। दोनों इस कमरे में ठहर गए। इसी समय स्टाफ ने मोहम्मद सद्दाम को, यानी शाम को
7:14 यानी 7:15 के आसपास अंतिम बार जिंदा देखा था, क्योंकि उनका सामान और चाबी लेकर कमरे को खोलने के लिए उन दोनों को लेकर जो लॉज का स्टाफ गया था, उसने दोनों को सही सलामत देखा था। 28 की शाम 7:15 दोनों उस लॉज के कमरे में पहुंच गए और करीब 5 बजे के आसपास लड़की अकेले उस कमरे से बाहर निकली। चाबी उसके हाथ में थी। दरवाजे के कमरे के भीतर की लाइट जल रही थी। वहाँ से निकली, स्टेशन पर आई और स्टेशन से रायपुर वापस चली गई। पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ था उस दिन रात, उसकी पूरी तफसील से बात बताइए ताकि सिरों को जोड़ने में सहायता मिले। उसने बताया कि मैंने सद्दाम को फ़ोन करके बताया था कि बहुत ज़रूरी बात है, तुम रायपुर आओ और मिलो। रायपुर वो मेरे बताए हुए जगह पर पहुंच गया। उसने कहा कि हम लोगों को एक कमरे में रुकना होगा क्योंकि ज़रूरी बात है, मुझे ज़रूरी बात करनी है। दोनों उस लॉज के कमरे में रुके और जिस दिन वो रात में रुके थे, उसी दिन रात में उस नाबालिग लड़की ने सद्दाम को ये बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। सद्दाम ने कहा कि ये बिल्कुल कतई अस्वीकार्य है और फ़ौरन इसकी एमटीपी कराइए, इसका एबॉर्शन कराइए, और तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, पुलिस मुकदमा लिखेगी, ये करेगी, वो करेगी। और फिर उसके बाद दोनों सवेरे वहाँ से रात भर झगड़ा किया और सवेरे वो वहाँ से वो लड़की किसी कीमत पर बच्ची को या गर्भ को अबॉर्ट कराने यानी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने के लिए राजी नहीं हो रही थी। उसने कहा तुम शादी कर लो, क्यों हम एमटीपी कराएं? तुम इतने दिनों से जो बात कर रहे हो कि शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे, अब क्या रह गया है? डॉक्टर के पास चलो, चेकअप करा लेते हैं और फ़ौरन निकाह की तिथि की घोषणा करो और फिर एमटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो सवेरे सवेरे वहाँ से निकल गए। 8 बजे किसी डॉक्टर से नेट पर सर्च करके 8 बजे का समय उन्होंने लिया था और वो 9 बजे का समय लिया था और सुबह 9 बजे ही वो चेकआउट करके वहाँ पहुँच गए। जिस डॉक्टर के यहाँ इन्होंने चेकअप कराया, लड़की से उसके बारे में पूछा जा रहा है। पुलिस उसको लेके भी गई लेकिन वो बता नहीं पा रही है। वहाँ चेकअप कराया, डॉक्टर ने भी प्राइमरी चेकअप के बाद ये बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है। वो उससे जिद करता रहा कि तुम यहीं पर एडमिट हो जाओ, इसकी एमटीपी यानी इसका गर्भपात करा देते हैं। वो नहीं मानी, बोले नहीं, तुम पहले चलो वापस लॉज में, कमरे में हम लोग बात करेंगे, हम किसी कीमत पे एबॉर्ट नहीं कराएंगे। दोनों फिर शाम को लौट आए, वही 7:15 बजे कमरे के भीतर घुसे। लड़की ने कहा, फिर बातचीत शुरू हुई। मैं यही कहती रही कि मैं कतई इसको एबॉर्ट नहीं कराऊंगी बच्चे को, तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। तब उसने ये कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी बहुत सी फोटोग्राफ और वीडियो मेरे पास हैं, तुम ज़्यादा जिद करोगी मैं इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लो। फिर बातचीत करते हुए कि ठीक है, सवेरे हम लोग चलेंगे फिर डॉक्टर के यहाँ और पूछेंगे कितना पैसा लगना है, क्या है, पैसे का इंतज़ाम करेंगे और फिर इसको हम गिरवा देंगे, इसका हम गर्भपात करा देंगे। लड़की रात की उस बात से डर गई और उसने उसकी बात मान ली तो फिर दोनों वहीं कमरे में सो गए। लड़का थोड़ी देर बाद करीब 2 बजे के आसपास उसे नींद आ गई, सो गया, लेकिन लड़की को नींद नहीं आई थी। लड़की ने अपने सद्दाम के जो मोहम्मद सद्दाम था उसके पास एक चाकू था, वो हमेशा चाकू रखता था, उसी के बैग से उसका चाकू उसने निकाल लिया। 3 बजे के आसपास उसने जब ये देख लिया कि वो अच्छी और गहरी नींद में सोया हुआ है, तभी उसने उसके बैग से वो चाकू निकाल लिया। लड़की ने बताया कि वो उस समय करवट करवट सो रहा था, बिल्कुल सीधा नहीं सो रहा था।
तो उसने सबसे पहले उसके गर्दन पर 3 वार किए और उसके बाद जब वो थोड़ा लुढ़क सा गया तो पीठ पर 4-5 चाकू उसे मार दिए। थोड़ी देर खड़ी होकर देखती रही। थोड़ी देर में ही उसकी सांसें रुक गईं। समय हो रहा था, करीब 4 बज रहा था। जब उसकी सांसें रुक गईं तो उसने बाहर से ताला लगाया और मोहम्मद सद्दाम का मोबाइल भी वो अपने साथ ले गई। लाइट उस कमरे की जल रही थी। और जब सवेरे 29 तारीख को, ये बात 28 की है, 29 तारीख को सब सुबह 7-7:30 बजे लॉज मालिक ओजस जैन को 103 नंबर के कमरे में लाइट जलते होने की बात उनके स्टाफ ने सूचित की। उन्होंने फौरन बुकिंग रजिस्टर में से वो मोबाइल नंबर निकाला जिसने वो कमरा बुक कराया था। उसने फौरन उस मोबाइल नंबर को मिलाया और वो लड़की ने उठाया। उसने पूछा नाम कि मतलब सद्दाम बोल रहे हैं। उसने कहा कि हम लोग गाड़ी से कहीं, रेलगाड़ी से कहीं यात्रा कर रहे हैं और वो बाथरूम गए हुए हैं। बाथरूम से लौटते ही मैं आपकी बात करा दूंगी। खैर न तो लॉज से फिर कोई दोबारा फ़ोन आया, न ही लड़की की तरफ से दोबारा कोई फ़ोन लॉज पर गया। शाम को और इस बीच में ये बात सवेरे सवेरे 7 बजे की है, जब होटल लॉज के मालिक ओजस जैन ने उससे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हुई। तो फिर वो भी भूल गया और लड़की तब तक अपने घर पहुंच गई थी और ये लोग कोनी थाने पर बिलासपुर के पहुंचकर सारी बात बता चुके थे। शाम होते होते रायपुर पुलिस ने जब थानागंज को बताया और थानेगंज की पुलिस वहां पहुंची तो 7:30 बजे के आसपास कमरा नंबर 103 खुलवाया गया। तो अंदर सद्दाम की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आसपास खून बिखरा हुआ था। कमरे में बहुत ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। खैर, वारदात के बाद नाबालिग ट्रेन से बिलासपुर चली गई और जैसा मैंने बताया कि लॉज की चाबी जो उसके पास थी, उसने ट्रेन की खिड़की से ट्रैक पर उसे फेंक दिया। घर पहुंचने पर जब उसकी माँ ने उसके कपड़ों पर खून के छींटों के बारे में पूछा तो उसने अपनी माँ को पूरी बात बता दी कि तुमसे छिपाने से कोई मतलब नहीं, ये पूरी बात है। इसके बाद ही परिजन उसको कोनी थाने ले गए। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और शादी को लेकर प्रेमी के साथ उसका झगड़ा हुआ था। प्रेमी ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और बार बार वो ये ऐसा कहता रहा कि इसको अबॉर्ट करवा दो। बात इस पर तय हुई कि सुबह हम लोग 7-8 बजे के आसपास फिर डॉक्टर के पास चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही इसको अबॉर्ट करा दिया जाए। ये सब बात जब तय हो गई, मामला शांत हो गया, आपस में दोनों सो गए। लड़की सोने का नाटक करती रही लेकिन उसे नींद नहीं आई। 12:30-1 बजे के आसपास जब मोहम्मद सद्दाम सो गया तब उसने उसी के बैग में रखा हुआ चाकू, उसे पता था कि ये चाकू एक रखता है अपने पास हमेशा, उस चाकू को निकाला और उसके गर्दन और पीठ पर वार की और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक सद्दाम हुसैन के बारे में पता किया तो वो पता लगा कि मोहम्मद सद्दाम मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और वर्तमान में अभनपुर इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। वहाँ पर एक इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग की फैक्ट्री थी, उसमें काम करता था और इस नाबालिग से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 साल पहले हुई थी। उसकी कम से कम 10 अलग अलग नामों से आईडी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि किन कारणों से वो अलग अलग आईडी से सोशल मीडिया पर एक्टिव था। बहरहाल लड़की ने यही बताया कि जब उसको एबॉर्शन की बात वो बार बार कह रहा था और लड़की मना कर रही थी तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, फला टाइम की है, ढकाना टाइम की है और बर्बाद हो जाओगी, मुंह नहीं दिखा पाओगी, शादी कोई नहीं करेगा। इस तरह की बातें जो ब्लैकमेलिंग की बातें हैं
वो की और इससे वो घबरा गई। उसने कहा कि इसके पहले कि ये कल अबॉर्ट करे, और नहीं अबॉर्ट करने के बाद भी इसका क्या भरोसा है कि ये उस तरह वो वीडियोस और फोटोज़ वायरल नहीं करेगा। तो उसने डिसाइड किया अचानक कि अब इसे मार देना ही उचित है, और फिर उसने उसको मार दिया। आज की घटना देखिए, मैं पिछले 2 3 4 एपिसोड्स में, जो पिछले 15 दिनों में मैंने किया है, जहां एक कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और अंत उसका बहुत खराब हुआ, और तभी मैंने आप लोगों से ये बताया था कि ये श्रापित, या यूँ कह लें अभिशप्त मोबाइल देवता, ये सारे कारनामे की जड़ हैं। और इन्हीं श्रापित अभिशप्त मोबाइल देवता ने आज फिर एक लड़के की जान ले ली। मोबाइल पर सोशल मीडिया साइट्स पर हुई जान पहचान काल बनकर इस लड़के के लिए, मतलब काल बनकर आ गई। मैंने बार बार ये बताया है कि मोबाइल से ज़्यादा किसी दूसरी मशीन, किसी दूसरे यंत्र ने इतनी जान नहीं ली होगी जितनी इस यंत्र ने ली है, जिसका नाम मोबाइल फ़ोन है। लोग ये जानते हुए भी कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, एक छोटी स्क्रीन 4 इंच 5 इंच की, उसमें दिखने वाली दुनिया, तो वो धोखा ही हो सकती है। उस स्क्रीन में पूरी दुनिया समा नहीं सकती, इसीलिए इसको वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये धोखे की दुनिया है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ जो यहाँ जितना आप सुनेंगे या जितना सुना जाता है, उससे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। यहाँ जितना बताया जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा छिपाया जाता है। ये मृग मरीचिका है, ये मृग तृष्णा है, ये मिराज है। जो दिख रहा है वो सच नहीं होता इस यंत्र में, इस मोबाइल फ़ोन में। जैसे रेगिस्तान की तपती रेत पर कभी कभी पानी या नदी होने का भ्रम होता है। हालांकि ये तापमान के अंतर के कारण ये होता है, लेकिन कहते ये हैं कि उस दूर से दिखने वाले पानी के चक्कर में प्यासे जीव जंतु जब उस तरफ भागते हैं तो अंत में मौत ही होती है। पानी वहाँ होता नहीं, वो धोखा है, आँखों का धोखा है, नज़रों का धोखा है, और यही धोखा मोबाइल फ़ोन की वर्चुअल दुनिया में है। तो पहले पहले जो होता था, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ऐसा नहीं है कि प्यार और मोहब्बत या लव ये पहले नहीं होते थे। इतिहास भरा पड़ा है, और इतिहास में जो पुराने पुराने राजा महाराजा, बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े झगड़े, ये सब उन्हीं महिलाओं या रानियों के या तमाम चक्करों में आधे से ज़्यादा इस तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं। तो पहले ये था कि किसी की नज़र किसी पर पड़ी, यानी वर्चुअल नहीं था, वास्तविक था कि किसी की नज़र किसी पर पड़ी, उसे पसंद आया, उसने पता करना शुरू किया कौन है, फिर कोशिश करके उसकी फ़ोटो हासिल की ताकि वो उसे निहार सके। ये उस ज़माने का प्रोसेस था जब ये सब फ़ोन और टीवी ये सब नहीं थे। इसका ठीक उल्टा आज है कि फ़ोटो, चाहे वो स्टिल यानी स्थिर फ़ोटो हो, चाहे चलायमान यानी वीडियो है, वो पहले मिल जाती है आपको, सबसे पहले वही मिलता है। फिर उसको साक्षात देखने, पहचानने, जानने, मिलने की जुगाड़ शुरू होती है। तो ये बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है। पहले देख के उसकी फ़ोटो आदमी कोशिश करता था, या मंगाता था, या जुगाड़ करके ले आता था ताकि वो अपने पास रख सके, उसकी याद अपने पास रख सके, उसे निहार सके, उसे देख सके। अब पहले फ़ोटो वीडियो मिल जाती हैं, तब फिर तलाश किया जाता है कि इसका साक्षात दर्शन कैसे होगा। तो तो इस तरह की उल्टे काम में
सोशल मीडिया पर जब आपने देख लिया और फिर उसके बाद मिलने की जद्दोजहद शुरू की, इस बीच में तमाम कस्में वादे इसी वर्चुअल वर्ल्ड पे, इसी झूठी दुनिया पर खाए जाते हैं। और फिर जब उसको निभाने की बात आती है, तभी बात खराब होने लगती है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई ये इमारत थोड़ी बहुत हवा भी झेल नहीं सकती। और किसी से प्यार मोहब्बत का जब ये उल्टा खेल कि पहले फ़ोटो वीडियो मिल गई और फिर उसके बाद उसके सशरीर दर्शन करने या उसे सशरीर प्राप्त करने की कोशिश शुरू हुई, तो ये उल्टी गंगा से पहुंचने वाली बात हुई। ऐसे में वही होता है जो इस घटना में हुआ है। प्यार के इस झूठे वादे में लड़की प्रेग्नेंट हो गई जो नाबालिग थी। तब कस्मे वादों के उलट उसका तिरस्कार हुआ और उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा। तो उसने खुद जान देने के बजाय जान लेना उचित समझा और उसकी हत्या कर दी अपने प्रेमी की, जिसके प्रेम में वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसकी हत्या कर दी। अब ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि हत्या को कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। उसने हत्या की तो उसने अपराध किया, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी था? अगर वो हत्या न करती तो क्या करती? इन परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए? आपका जवाब होगा कि मुकदमा लिखा देती, वो जेल चला जाता, जमानत देर में होती, हो सकता है सज़ा भी हो जाती। लेकिन फिर वही है कि तो लोगों को पता लग जाता, दुनिया को पता लग जाता, मोहल्ले टोले को पता लग जाता और फिर जीना मुश्किल हो जाता। तो आखिरकार उसे क्या करना चाहिए? मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि आप बताइए कि उसने उसे मार के अच्छा किया या बुरा किया। बुरा किया उसने, कानूनन उसने बुरा किया। लेकिन आप भी बताइए कि वो और क्या कर सकती थी? उसके पास क्या चारा था? उसने हिम्मत करके कि बजाय खुद को मार के और आत्महत्या कर लेती, उसने उस प्रेमी को जिसने धोखा दिया है उसको मारना उचित समझा। आप भी अपनी राय में कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि उसे और क्या, उसके पास क्या ऑप्शन था मारने के सिवा, ताकि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो कि अगर उसने ऐसा किया होता तो हत्या के इस अपराध से बचा जा सकता था। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।